Hello dear students, how are you? In last lecture we have completed exercise 5.1. उसके पहले जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे थे उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अगले कंसेप्ट्स जिसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला वगैरह सीखना है. तो बिफोर स्टार्टिंग अ सेक्शन फॉर्मूला just we'll revise some concepts which we have studied up to 10th standard, and that the important concepts are centers in the triangle. There are some centers in the triangle. उनके definitions हमें पता होना जरूरी है और वो centers क्या होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ क्या relation होता है, ये सब इसमें सीखना है हमें. जैसे इसमें हम पहले सीखते हैं centroid of a triangle. Centroid of triangle. सेंट्रॉइड के बारे में आपने सीखा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all three medians of a triangle is a centroid. Generally centroid is denoted by capital G. Centroid को capital G से denote करते हैं, and property of centroid is G divides each median internally in the ratio 2:1. ये जो सेंट्रॉइड होता है, अब देखिए ये मीडियन क्या होती है. मीडियन तो आपको पता है, किसी भी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल एबीसी मैंने अगर लिया, अगर बीसी का मिड पॉइंट डी है, जब ए को डी से ज्वाइन करते हैं तो दिस इज सेड टू बी मीडियन. अगर एसी का मिड पॉइंट ई है तो बीई इज अनदर मीडियन, एंड अगर AB का मिड पॉइंट F है तो CF is said to be third median. They are always concurrent and their point of concurrence is said to be centroid. It divides each median internally in the ratio 2:1. ये 2:1 ये रेशियो होता है. G divides AD, BE as well as CF internally in the ratio 2:1. 2:1 ये रेशियो में ये इसको इंटरनली डिवाइड करता है centroid. एक बात याद रखो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल. यानी वो चाहे आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, तीनों ट्रायंगल में सेंट्रॉइड जो होता है ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल के इंटीरियर में होता है. ठीक है, ये सेंट्रॉइड हो गया. सेंट्रॉइड के बाद हमने दूसरा सीखा था ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर मैं थोड़ा शॉर्टली लिखता हूं. द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल थ्री अल्टीट्यूड्स इज ऑर्थोसेंटर. जनरली ऑर्थोसेंटर को H से डिनोट किया जाता है. कभी कभी इसके लिए O भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जनरली ये H इज द नोटेशन फॉर ऑर्थोसेंटर. H ये परफेक्ट नोटेशन है. बहुत सारे बुक्स में उसको H ही कहा है, कुछ बुक्स में इसको O से डिनोट किया है, लेकिन आप H याद रखो. ठीक है, जब भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे नोटेशन आएगा कि ये नोटेशन है ऑर्थोसेंटर के लिए. अब देखिए अल्टीट्यूड क्या होता है. किसी भी ट्रायंगल एबीसी में जब ए से हम उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, AD is perpendicular to BC, it is said to be orthocenter. अब B से मैं
इस AC पे परपेंडिकुलर डालता हूं या C से मैं इस AB पे परपेंडिकुलर डालता हूं। AD, BE and CF are the altitudes here and they are concurrent and their point of intersection is nothing but H. इसको हम ऑर्थोसेंटर कहते हैं। ठीक है, ये किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड यानी क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है, दैट सेगमेंट इज सेड टू बी अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल, और ये ऑर्थोसेंटर होता है। ठीक है, ये ऑर्थोसेंटर की एक खासियत है। एक्यूट एंगल में, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल H lies in interior। H ये इंटीरियर में होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल H is vertex of right angle itself। यानी वो ट्रायंगल पे रहेगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो वर्टेक्स है राइट एंगल का, दैट इज इटसेल्फ ऑर्थोसेंटर। क्योंकि ए से इस साइड पर डाला हुआ परपेंडिकुलर, बी से इस साइड पर डाला हुआ परपेंडिकुलर एट वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल इंटरसेक्ट करने वाले हैं, यानी दैट इज नथिंग बट अ ऑर्थोसेंटर। एंड इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, obtuse angle triangle, H is in the exterior। ये ट्रायंगल के बाहर होगा, आउटसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाहर। कोई भी अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल निकालते हैं ABC, तो A से BC पे अगर परपेंडिकुलर डालना है तो BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा, इधर जाएगा। ठीक है, और इस AB पे अगर C से परपेंडिकुलर डालना है तो ये इधर जाएगा। तो यहां पे ये आगे जहां इंटरसेक्ट करेंगे, दैट इज योर ऑर्थोसेंटर, बाहर होगा। इट इज ऑलवेज लाई इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो वी कैन से दैट ऑर्थोसेंटर इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रायंगल। वो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो वो इंटीरियर में, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो वो राइट एंगल का जो वर्टेक्स है वही उसका ऑर्थोसेंटर होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल के बाहर जाना पड़ेगा। ये हो गए दो सेंटर। ठीक है, इसके आगे होता है सरकमसेंटर। क्या होता है सरकमसेंटर? Circumcenter is nothing but the point of concurrence of perpendicular bisectors of the sides of the triangle। यानी किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, किसी भी ट्रायंगल में जब हम सपोज दिस इज साइड BC, BC साइड है, इसका मिड पॉइंट है सपोज D, तो ये परपेंडिकुलर निकाल। फिर इसके बाद AB का एक मिड पॉइंट है और इसका एक मिड पॉइंट है AC का, AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। E में से इसको एक परपेंडिकुलर निकालो और F में से इसको परपेंडिकुलर निकालो, तो ये तीनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। ऑल दीज बाइसेक्टर्स, इसे हम बाइसेक्टर 1 कहेंगे, इसे बाइसेक्टर 2 कहेंगे और इसे बाइसेक्टर 3 कहेंगे। तो लाइंस B1, B2, B3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट। इसकी एक खासियत होती है, ये पॉइंट जो है A, B और C तीनों से इक्विडिस्टेंट होता है, इसलिए हमने इस पॉइंट को अगर A से ज्वाइन करके एक सर्कल निकाला तो इट इज ऑलवेज पासिंग थ्रू ऑल द थ्री वर्टाइसेस and it is said to be circumcircle and that point is said to be circumcenter। It is generally denoted by O or P। बहुत सारे बुक्स में उसको O से डिनोट किया है, कुछ बुक्स में उसको P से डिनोट किया है। तो जनरली ये O या P नोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर्कमसेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस of perpendicular bisectors
ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के तीन साइड्स का परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, इट इज नोन एज सर्कमसेंटर, इज सर्कमसेंटर, एंड इट इज डिनोटेड बाय O और P, इसको O या P से डिनोट किया जाता है, ठीक है। O इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस, ऑलवेज ये लिख के लेना है आपने, ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तीनों वर्टिसेस से वो इक्विडिस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बात नोट कर लीजिए अबाउट द सर्कमसेंटर। अब इसके बारे में अगर देखेंगे तो ये जो सर्कमसेंटर होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अगर होगा तो वो इट इज इन द इंटीरियर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए वो इंटीरियर में होता है, यानी इसके कुछ प्रॉपर्टीज याद रखेंगे तो इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल O is in interior, इंटीरियर में, ठीक है। अब जब ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल O is मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज इसकी डायमीटर बन जाएगी इन राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए तो हमें पता है इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इसका अगर बाइसेक्टर निकालते हैं हम एसी का, इसको परपेंडिकुलर लाइन निकालते हैं, ठीक है, ये मिड पॉइंट है सपोज एम, तो हमें पता है ये अगर मिड पॉइंट है और ये बीएम जो सेगमेंट है, मीडियन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है, ये 10th में आपने सीखा था, ठीक है। तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमेशा सेम होती है, इसलिए एम को सेंटर लेके हम जब भी सर्कल निकालेंगे तो ये सर्कल पास होता है फ्रॉम द, इसको आप समझ लीजिए थोड़ा, ठीक है। सर्कल के पोजीशन में नहीं है वो, क्योंकि मैंने ऐसी फिगर निकाली है, तो इसको सिर्फ समझने की कोशिश करिए कि ये जो है एसी, हमें एक प्रॉपर्टी ऑफ डायमीटर भी पता है, डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है, 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के कोई भी पॉइंट के साथ वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, कौन? डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी एम इज ऑलवेज मिड पॉइंट, यानी इससे सिर्फ इतना याद रखना है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल circumcenter is always midpoint of the hypotenuse, और जो obtuse angle triangle होता है, in obtuse angle triangle O is in exterior, वो exterior में होता है। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रहना बहुत नेसेसरी है, समझ में आता है। अब कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो इसके जो बाइसेक्टर से, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ये बाहर इंटरसेक्ट करेंगे और फिर ये पॉइंट, इस तीनों पॉइंट से कैसे होगा? इक्विडिस्टेंस होगा, और जब सर्कल निकालोगे तो ये सर्कल ऐसा ऊपर जाएगा, ठीक है, पासिंग थ्रू ऑल दीज थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हो गया अबाउट द सर्कमसेंटर। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट इज इन सेंटर। इन सेंटर जो होता है इट इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। इन सर्कल क्या? जो सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को टच करके जाता है उसे हम इन सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल लिया हमने, ट्रायंगल एबीसी, तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बी का बाइसेक्टर,
और एंगल सी का बाइसेक्टर, दे ऑल आर कॉन्करेंट, दैट इज आई, और इनको दिस आई इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और ये तीनों साइड्स को टच करने वाला ये सर्कल होता है, तीनों साइड्स को टच करके जाएगा, दैट इज सेड टू बी इन सर्कल, और उसका जो सेंटर है इसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई, ठीक है। यानी हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इन सेंटर, और इन सेंटर को डिनोट किया जाता है आई से, और कोई भी प्रकार का ट्रायंगल हो इज ऑलवेज इन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। यहां पे एक प्रॉपर्टी और याद रखनी है, वो हमेशा आपको यूज आएगी, जैसे बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डिवाइड बीसी, तो हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि ए बी अपॉन ए सी इज ऑलवेज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, यानी बी डी अपॉन डी सी, ए बी अपॉन ए सी इज नथिंग बट बी डी अपॉन बी सी। ये प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ये हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, पॉइंट डी ऑलवेज डिवाइड्स BC internally in ratio AB is to AC, ठीक है। यानी पॉइंट D जो है वो AB इस BC को AB और AC के रेशियो में डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये सीखना है। अब ये सब सेंटर्स होने के बाद और एक प्रकार के सेंटर होते हैं जिन्हें कहा जाता है एक्सेंटर्स। अब एक्सेंटर्स का अपने को ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज में हो इसलिए मैं बता रहा हूं एक्सेंटर क्या होता है। एक मिनट, एक्सेंटर मैं सिर्फ आपको फिगर निकाल के समझाने वाला हूं। व्हाट आर द एक्सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल। देखिए एक्सेंटर क्या होते हैं, कोई भी ट्रायंगल हम जब निकालते हैं, ये ट्रायंगल एबीसी है सपोज, अब हमने इंसेंटर सीखा कि जो तीनों साइड्स को इंटरनली टच करता है वो जो सर्कल है इसे हमने इंसेंटर कहा, ठीक है। ये सर्कल है टचिंग ऑल द थ्री साइड्स इंटरनल, दैट इज इंसेंटर। और एक ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं जो इस, और एक सर्कल हम निकाल सकते हैं जो इन तीनों साइड्स को एक्सटर्नली टच करेगा। देखिए ये जो सर्कल है ऐसा एक सेंटर होगा यहां पे, उसे एक्स सेंटर कहते हैं। तो ये तीनों साइड्स को, इस AB को, BC को और AC तीनों को टच करके जाता है। इस सर्कल को हम एक्स सर्कल कहते हैं और इसे एक्स सेंटर कहेंगे। लेकिन ऐसे कितने एक्स सेंटर और एक्स सर्कल्स होते हैं? 3 होते हैं एक्स सर्कल्स। जैसे एक सर्कल इधर से भी हो सकता है और एक सर्कल इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे 3 एक्स सर्कल्स हो गए और एक इन सर्कल होगा, ठीक है। तो एक्स सर्कल ये सिर्फ आपको नॉलेज में चाहिए कि ऐसे भी एक सर्कल्स, लेकिन इसको सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल नहीं कहते, ये बाहर है, इन द एक्सटीरियर है ये 3, इसलिए इसके एक्स सर्कल कहा है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके आगे फॉर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ सेगमेंट। कौन से पॉइंट से कौन सी सेगमेंट कैसे रेशियो में डिवाइड हो रही है, इसका एग्जैक्ट नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। तो पहले डिवीजन ऑफ सेगमेंट डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए डिवीजन ऑफ सेगमेंट हमें सीखना है। मैं क्या करता हूं, यहां पर एक लाइन निकालता हूं और इस लाइन पर कुछ पॉइंट्स लेता हूं।
जैसे लाइन एल है, सपोज मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया ए और यहां पे पॉइंट लिया बी, और दूसरे 3 पॉइंट लेता हूं पी क्यू आर। एक पॉइंट पी है जो यहां पर लिया है, पॉइंट क्यू है जो यहां पर लिया है, और पॉइंट आर है जो यहां पर लिया है। ठीक है, अब हम एक एक पॉइंट के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे पॉइंट पी है तो हम लिखते हैं कि पॉइंट पी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी internally in the ratio AP is to BP। देखिए क्या लिखते हैं हम, पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो AP is to BP। यही स्टेटमेंट मैं थोड़े अलग तरह से भी लिख सकता हूं। अगर मैंने ऐसे लिखा कि पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट BA, AB की जगह पे मैं अगर BA नाम लेता हूं, इंटरनली इन द रेशियो BP is to AB, इंटरनली इन द रेशियो BP is to AB, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं मैंने, कि जैसे समझो दिया है रिप्रेजेंट पॉइंट P on segment AB which divides AB internally in ratio 1:4। अब मैंने सेगमेंट ए बी यहां पे निकाली है, और सेगमेंट ए बी पे मुझे पॉइंट पी रिप्रेजेंट करना है जो इस सेगमेंट ए बी को इंटरनली 1:4 ये रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो देखिए 1:4 में डिवाइड करना है तो ए बी के हमें 5 इक्वल पार्ट बनाने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, ए बी के इक्वल 5 पार्ट। यानी ये ऐसा है कि पॉइंट P A से 1 यूनिट डिस्टेंस पर और B से 4 यूनिट डिस्टेंस पर है। यानी आपका पॉइंट P, जैसे हम इक्वल 5 पार्ट्स अगर इसके बनाते हैं, इक्वल 5 पार्ट्स अगर AB के बनाते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट P होगा। आपने ऐसे इक्वल पार्ट बनाने के बहुत सारे कारनामे किए हुए हैं। जैसे आपको याद होगा, आपने बहुत इंटरेस्ट से ये किया था, इधर एक लाइन निकाली थी इधर, और फिर हमने इस पे एक आर्क बनाए थे 1 2 3 4 5, सेम इससे इधर आर्क बनाए थे 1 2 3 4 5, और फिर हमने फर्स्ट वाला लास्ट से, सेकंड वाला इस सेकंड लास्ट सेकंड से ऐसा ज्वाइन करके हमने ये 5 पार्ट बनाए थे। ठीक है, याद है आपको? तो इसमें जो पॉइंट P आया वो 1:4 रेशियो रिप्रेजेंट करता है। यहां पे जो पॉइंट है वो 2:3 रेशियो रिप्रेजेंट करता है। ये जो पॉइंट है वो 3:2, यानी रेशियो में 1:4 और 4:1 ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है। अगर इसके जगह पे 4:1 ऐसा रेशियो होता था तो वो पॉइंट ये पोजीशन रिप्रेजेंट करता था। समझ में आ रहा है आपको? तो इंटरनल डिवीजन में आपको पॉइंट का लोकेशन एग्जैक्टली पता होना जरूरी है। यानी जैसा दिया है वैसे यूज करना है, उसको कभी भी इंटरचेंज करना नहीं पॉसिबल। या वो किया तो आपका आंसर पूरा ही गलत हो जाएगा। पॉइंट की जो पोजीशन है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। इसलिए इसको समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए पॉइंट क्यू की तरफ जाते हैं। यहां पे लिखते हैं हम पॉइंट क्यू डिवाइड्स सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली, क्योंकि ये जो बिटवीननेस है ए डैश बी डैश क्यू के बाद बी के बाद क्यू है, तो यहां पे लिखते हैं पॉइंट क्यू डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ए क्यू इज टू बी क्यू। ठीक है, ए क्यू इज टू बी क्यू ये रेशियो में वो डिवाइड करता है। यानी आपको पहले डिस्टेंस गिनना पड़ेगा ए से फिर बी से। ठीक है,
तो जैसे और बी ए स्टेटमेंट लिया तो बी ए अगर लिया तो बी क्यू इज टू ए क्यू। तो इसके लिए हम दो एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है। तो आर अपने आप आपको समझ में आएगा। इसमें मैं लिखता हूं कि पॉइंट एम डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन रेशियो 2:5। और दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, पॉइंट एन डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन रेशियो 5:2। उल्टा रेशियो लिया मैंने। अब देखिए मैं सेगमेंट ए बी यहां पे निकालता हूं। सपोज दिस इज सेगमेंट ए बी। तो क्या करना है आपको, पॉइंट एम और एन आपको रिप्रेजेंट करने हैं। एम जो है, अगर एम पॉइंट एक्सटर्नली 2:5 यानी एम का ए से 2 यूनिट डिस्टेंस है और बी से 5 यूनिट डिस्टेंस है, यानी बी से ज्यादा दूर है। बी से ज्यादा दूर है तो आपका एम पॉइंट जो है तो एक्सटर्नली ये साइड में होगा, क्योंकि बी से दूर है। समझ में आ रहा है आपको, बी से दूर होना चाहिए 2:5। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में हमने एक्सटर्नल डिवीजन समझा, लेकिन इतने डिटेल्स में नहीं समझा, यानी वो लोकेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पे एक्सटर्नल बोलते हैं तो इसमें से बड़े में से छोटा माइनस कर दो, कितना हो गया 3। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 3। ए बी के 3 इक्वल पार्ट करो, 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट किए। अब ए के साइड में और उतने ही 2 पार्ट ज्वाइन करो, तो यहां पे आएगा पॉइंट एम, जो ए से 2 यूनिट डिस्टेंस पर आया और बी से 5 यूनिट, ये एम की पोजीशन हो गई। ये जो डिस्टेंस है ए से ये 2 यूनिट है और इसका बी से ये जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट हो गया। तो इसलिए दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट एम। और जब हम लिखते हैं एन डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:2, यानी ए से 5 यूनिट या और बी से 2 यूनिट पे है, तो ये पॉइंट कहां पे होगा, इसको आगे एक्सटेंड करो और इतने ही सेगमेंट आप इधर दो ज्वाइन करो, तो यहां पे आएगा पॉइंट एन। जो पॉइंट एन का बी से डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट 2 यूनिट्स, एंड ए से जो डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट एन, दैट इज ऑफ हाउ मच यूनिट्स, 5 यूनिट्स। समझ में आता है। तो ये एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन क्या होता है ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उस रेशियो से के हिसाब से ही आपको जाना है। समझ में आया। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में भी। हमने इसको अच्छे से आपको लिख के दिया हुआ है, उसको रीड कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम थ्योरम की तरफ। डायरेक्टली थ्योरम स्टडी करेंगे, फिर उसके रिलेटेड जो फॉर्मूले है, जैसे सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला है, इन सेंटर के लिए फॉर्मूला है, इन वेक्टर नोटेशन, वो सीखते हैं। ओके चलो। Now look at for section formula for internal division. If A and B are any 2 points and point R divides segment AB internally in the ratio m:n, then prove that position vector of R can be written as R vector is equal to m into B vector plus n into A vector upon m plus n, where A vector, B vector, R vector are the position vectors of the points A, B and R respectively with respect to origin. देखिए फिगर निकाली है हमने, ए बी सेगमेंट है, ए बी सेगमेंट को पॉइंट आर इंटरनली डिवाइड करता है, इसलिए आर पोजीशन यहां पे ली है। इट डिवाइड्स इन द रेशियो AR is to RB मींस m:n, ये रेशियो दिया है, इसलिए हमने R से रिलेटेड m पॉइंट लिया है, BR से रिलेटेड AR से रिलेटेड m और BR से रिलेटेड n पॉइंट, n नंबर लिखा है, ठीक है। एक्चुअली दीज आर नॉट द लेंथ्स ऑफ AR एंड BR बिकॉज बट दे आर इन प्रोपोर्शन ऑफ m एंड n। तो ऐसा कंसीडर मत कीजिए कि AR इज इक्वल टू m और BR इज इक्वल टू n है, ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब O पॉइंट हमने लिया, वो इज द ओरिजिन एनीवेयर इन स्पेस, और O से हमने ज्वाइन किया। कंसीडर लेट O बी द ओरिजिन, कंसीडर ओरिजिन O and join points
join points A, B and R with O. Therefore we have OA vector is nothing but A vector, OB vector is nothing but B vector and OR vector is nothing but R vector. अब स्टेटमेंट क्या दिए है हमें? पॉइंट R. Now point R divides segment AB internally in ratio m is to n. In the ratio m is to n. Therefore, you can say that length of AR upon length of RB is equal to m upon n. आप सेगमेंट के नाम जो है कुछ भी लिख सकते हो. AR मैंने जैसे RB लिखा है, आप BR भी लिख सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेंथ ऑफ AR अपॉन लेंथ ऑफ RB इज इक्वल टू m अपॉन n. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा therefore n into length of AR is equal to m into length of RB. अब देखिए इसके आगे का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है. अब लेंथ AR और लेंथ RB को हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. इनके लेंथ तो सेम है. अब देखते हैं इनके डायरेक्शन के बारे में. AR का डायरेक्शन देखिए A से लेके R तक और RB का डायरेक्शन R से लेके B तक. आपने अगर RB के जगह पे BR लिखा हुआ है तो आपको ये साइन इधर दिखाना पड़ेगा. BR लिखा है तो ऐसा उल्टा दिखाना पड़ेगा. ये नोट कर लो. इसको वापस से सुनो चाहे तो. लेंथ ऑफ AR और RB ये सेम डायरेक्शन में है, लेकिन AR और BR ये अपोजिट डायरेक्शन में है. आपने क्या लिखा है वो गौर करना बहुत जरूरी है. जब मैं इसको वेक्टर में लिखूंगा जैसे therefore n into AR वेक्टर is equal to m into RB वेक्टर. मैं यहां पे नोट करूंगा कि since AR vector and RB vector in the same direction are in same direction. अगर आपने BR लिखा है तो क्या करना पड़ेगा? इंस्टेड ऑफ RB अगर आपने BR लिखा है तो क्या करना पड़ेगा? आपको इस साइन को चेंज करना पड़ेगा. यहां पे -m लिखना पड़ेगा. ये याद रखना है. अगर RB के जगह पे BR लिखा है तो यहां माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर जाओगे. ठीक है. अब आगे कंटिन्यू करते हैं. इसको लिखेंगे n into bracket AR vector can be written as R vector minus A vector is equal to m into bracket it can be written as B vector minus R vector. मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा n into R vector minus n into A vector is equal to m into B vector minus m into R vector. ठीक है. इस mr को इधर लेके यानी प्लस हो जाएगा m into R vector plus n into R vector is equal to ये n इधर जाके प्लस हो जाएगा m into B vector plus n into A vector. इसमें से R vector कॉमन लीजिए तो ये आएगा m plus n into R vector is equal to m into B vector plus n into A vector. Therefore we have R vector is equal to m into B vector plus n into A vector divided by m plus n, which is a required position vector of point R. R का ये required position vector हो गया. यानी ऐसे हम कह सकते हैं if R divides segment AB internally in the ratio m is to n, then position vector of point R is given by R vector is equal to m into B vector plus n into A vector divided by m plus n. समझ में आया? तो थ्योरम ये इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक थ्योरम है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. तो इसकी प्रूफ अच्छे से समझ लीजिए और खुद होके उसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक है. हम आगे देखते हैं फॉर एक्सटर्नल डिवीजन. Now look at for section formula for external division. If A and B are any 2 points and point R divides segment AB externally in the ratio m is to n, then prove that R vector is equal to m into B vector minus n into A vector divided by m minus n. We know that we have already studied this section formula in 10th standard coordinate geometry, but here it is in vector form, so concentrate properly.
where a vector, b vector, r vector are the position vectors of points a, b and r respectively with respect to origin. तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमने दो कंसेप्ट लिए हैं, यहाँ पे दो फिगर निकाले हैं अकॉर्डिंग टू इट्स बिटवीननेस. वन बिटवीननेस a dash b dash r and another with r dash a dash b. क्योंकि जब पॉइंट r a b को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो वो b के राइट साइड में हो सकता है या a के लेफ्ट साइड में हो सकता है. तो हमने दो केसेस यहाँ पे राइज किए विद बिटवीननेस a dash b dash r and r dash a dash b. Consider OB the origin and join the points A, B and R with the origin O. Therefore, we can say that according to the definition of position vector, OA vector is A vector, OB vector as B vector and OR vector as R vector. जैसे कि हमें given है R is point which divides AB externally in the ratio m is to n, we can say that length of AR upon length of RB is nothing but m upon n. Taking cross multiplication, we have length n into length of AR is equal to m into length of RB. तकरीबन यहां तक का पार्ट इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में सेम है. सिर्फ अब जब AR और BR की तरफ देखते हैं, AR और RB, तो AR का डायरेक्शन ये है इस फिगर में और RB का डायरेक्शन ये है. तो यानी AR एंड RB आर इन अपोजिट डायरेक्शन. यहां पे भी देखिए AR का डायरेक्शन A से R तक ये है और RB का डायरेक्शन अपोजिट है. आप अगर RB की जगह पे BR लिखते हो तो यहाँ पे आपको सेम डायरेक्शन मिलेगा. तो आपको जब भी आप प्रूफ लिख रहे हो तो मेंशन करना है जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं वेक्टर के फॉर्म में. therefore we can say that n into AR vector is nothing but minus m into RB vector, because we can write here since AR vector and RB vector are in opposite direction, are in opposite direction. डायरेक्शन डिसाइड करेगा आपको साइन क्या लेना है. यहां पर आप जब मैग्नीट्यूड में सोचते हो तो हमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब भी हम वेक्टर में आते हैं, स्केलर्स में डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन वेक्टर में जब कन्वर्ट करते हो तो ये माइनस साइन आना यहां पे जरूरी है. अब देयरफॉर इट बिकम्स n into bracket r vector minus a vector is equal to minus m into bracket b vector minus r vector. तो इसको सॉल्व करो. n into r vector minus n into a vector is equal to minus m into b vector plus r into m vector, sorry m into r vector. इसको इधर शिफ्ट कीजिए और इसको इधर शिफ्ट कीजिए, यानी m into b vector minus n into a vector is equal to आएगा m into r vector minus n into r vector. इन दोनों में से r कॉमन लिखिए और इधर लिखिए उसको. इसको लिखते हैं m minus n into r vector is equal to m into b vector minus n into a vector. इसको उधर शिफ्ट कीजिए तो r vector is equal to आएगा m into b vector minus n into a vector divided by m minus n, which is the position vector of point R which divides segment AB externally in the ratio m is to n. तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो नीचे. ठीक है, तो यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन खत्म होता है. अब इसके बाद इससे जो करोलरीज है जो हमें याद रखने हैं एज अ फॉर्मूला, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं. ठीक है, तो उसको जरा गौर से देखिए, इसकी प्रूफ आप लिख के निकालिए. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम विच कैन बी आस्क्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम. तो नोट कर लीजिए. Now look at some corollaries and formulae related to the section formulae. In that, one is a midpoint formula. If point R is midpoint of segment PQ, then R vector, यानी position vector of midpoint always given by P vector plus Q vector upon 2. ये मिड पॉइंट फार्मूला हमने 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी किया था. इफ a has coordinate x1 y1 and b has coordinate x2 y2, then midpoints coordinates are given by x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. वो कोऑर्डिनेट्स में था, ये वेक्टर में है, बस इतना ही फर्क है. सेम है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर अपॉन 2 करना है. ओके, तो ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला. इसे बहुत इजी तरीके से आप याद रख सकते हो. उसके साथ सेंट्रोइड फार्मूला भी हमने 10th में स्टडी किया हुआ था कि G is the centroid of mini triangle ABC
with a vector, b vector, c vector and g vector be the position vectors of the points a, b, c and g respectively, then g vector is always given by a vector plus b vector plus c vector upon 3. जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी किया था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड आर गिवन बाय x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. वेक्टर फॉर्म में इसको g vector is equal to a vector plus b vector plus c vector upon 3, where a vector, b vector, c vector are the position vectors of vertices of triangle, remember that, divided by 3. अगर इसी फॉर्मूले को हमने 3 इधर लेके गए तो हमें मिलेगा a vector plus b vector plus c vector is 3g vector. समझ में आ रहा है? अब g वेक्टर को हम लिख सकते हैं जैसे g वेक्टर कैन बी रिटन एट g वेक्टर प्लस g वेक्टर प्लस g वेक्टर, ये हो गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, यानी हमें मिलेगा देयरफॉर g वेक्टर माइनस a वेक्टर, या इसको इधर लेके जाएंगे a वेक्टर माइनस g वेक्टर लिखेंगे, इसको a वेक्टर माइनस g वेक्टर प्लस a वेक्टर माइनस g वेक्टर प्लस b वेक्टर यहां प्लस c वेक्टर माइनस g वेक्टर इज इक्वल टू आएगा 0 वेक्टर. तो a वेक्टर माइनस g वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, g a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस g वेक्टर इज g b वेक्टर और c वेक्टर माइनस g वेक्टर इज g c वेक्टर. तो हमें क्या मिलेगा, g a वेक्टर प्लस g b वेक्टर प्लस g c वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0 वेक्टर. ठीक है, it is always true for centroid G and A, B, C as a vertices of a triangle. ठीक है, now then centroid formula for tetrahedron. centroid formula ये triangle के लिए हुआ. अब tetrahedron क्या होता है, ट्रायंगुलर बेस है और एक वर्टेक्स है, उसके तीनों वर्टेक्स को हमने इसको ज्वाइन किया A से. जैसे BCD ये बेस ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल बेस लिया और ऐसा एक पॉइंट लिया और उसके तीनों वर्टाइसेस को, यानी ट्रायंगुलर पिरामिड बनेगा यहां पर. ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं इसको. तो इसका सेंट्रॉइड क्या होता है, तो समझो एक बेस ट्रायंगल है BCD, इसका एक सेंट्रॉइड होता है और उसके सेंट्रॉइड को हम इसके सेंट्रॉइड से अगर ज्वाइन करते हैं तो ये जो सेगमेंट हो गई उसे मीडियन ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोलेंगे. तो इस मीडियन को जो पॉइंट 1:3 रेशियो में डिवाइड करता है, दैट इज सेड टू बी सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, उसको सेंट्रॉइड कहेंगे. ठीक है, ऐसे जितने भी ये ट्रायंगल लेके उसके अपोजिट साइड को और ये ट्रायंगल लेके उसके अपोजिट साइड को अगर हम ज्वाइन करते हैं अपोजिट ट्रायंगल, तो all they are concurrent and their point of concurrence is said to be centroid of tetrahedron. फिर से एक बार धीरे से सुनिए. जो बेस ट्रायंगल है, बेस ट्रायंगल, अब आपको पता है हर एक ट्रायंगल को सेंट्रॉइड होता है. इस बेस ट्रायंगल को सेंट्रॉइड है G डैश और उस सेंट्रॉइड को हमने इस ट्रायंगल का जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे ज्वाइन किया. तो ये जो सेगमेंट है उसको जो पॉइंट 1:3 पॉइंट में डिवाइड करेगा या 3:1 पॉइंट में, तो उसे कहेंगे हम सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन. and it can be find out by using the vertices of these tetrahedron, that is G vector is always given by a vector plus b vector plus c vector plus d vector divided by 4. समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको याद रखना है एज अ corollary of section formula. और उसके बाद if I is the incenter of triangle ABC with x is equal to length of BC, length of BC यानी इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC निकाला मैंने, तो मैंने क्या किया है, A की जो अपोजिट साइड है उसको x लेंथ दी है, B का जो अपोजिट है उसको y कहा है, लेंथ इज y, और C की जो अपोजिट साइड है उसको z कहा है. A का पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर है B वेक्टर और C का पोजीशन वेक्टर है C वेक्टर. और इस ट्रायंगल का एक इंसर्कल है. ठीक है, अब ये इंसर्कल का जो सेंटर है I, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 एंगल बाइसेक्टर्स. तो इस I के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, x into A वेक्टर प्लस y into b वेक्टर
प्लस जेड इंटू सी वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये कैसे आया, हम आगे इसके जो एप्लीकेशन सीखने वाले हैं इसमें हम प्रूव भी करने वाले हैं ये, ठीक है। आज आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो ये 4 फॉर्मूले है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, इसको नोट करो। आज के दिन जितना भी सीखा है इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम कल लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने सेक्शन फॉर्मूला सीखा, डिवीजन ऑफ सेगमेंट सीखा, ठीक है, और सेंटर्स के बारे में रिलेशन सीखी। तो आज के पूरे नोट्स अच्छे से बनाइए, पूरा पढ़ लीजिए, कल के लेक्चर के लिए पूरे कंसेप्ट के साथ तैयार रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।